तो हेलो डियर एनीमे लवर्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए एनीमे की कहानी जिसका नाम है लायर गेम। लायर गेम दोस्तों, यह एनीमे कुछ हद तक डेथ नोट और स्क्विड गेम जैसी टाइप्स गेम्स वाली कहानी पर आधारित है। इसकी मंगा भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी कहानी जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नाव है। उसे रास्ते में एक 100 येन का एक सिक्का मिलता है, लेकिन वह इतनी ईमानदार होती है कि उस सिक्के को अपने पास रखने के बजाय पुलिस स्टेशन में जमा कराने पहुंच जाती है। पुलिस वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि आज के समय में इतना ईमानदार कौन होता है जो सड़क पर मिला एक छोटा सा सिक्का भी अपने पास न रखे। लोग उसे अक्सर ईमानदार मूर्ख कहते हैं, लेकिन नाव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पिता ने उसका नाम नाव इसलिए रखा था क्योंकि इस नाम का अर्थ ही ईमानदारी होता है। इसके बाद नाव के घर एक पार्सल डिलीवर होता है, जबकि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। जब वह पार्सल खोलती है तो उसमें उसे एक काला लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा होता है, बधाई हो, आपको लाखों लोगों में से एक चुनकर लायर गेम में भाग लेने का अवसर दिया गया है। लिफाफे के साथ एक बॉक्स भी रखा था। जैसे ही नाव उस बॉक्स को खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स पूरी तरह पैसों से भरा हुआ था। उसमें कुल 100 मिलियन येन यानी लगभग 10 करोड़ रुपए रखे हुए थे। बॉक्स में एक टैबलेट भी था। जैसे ही वह उसे चालू करती है, उसमें से एक आवाज सुनाई देती है, आप लायर गेम के ऑफिशियल पार्टिसिपेंट बन चुके हैं और आप इस गेम से अभी एग्जिट भी नहीं ले सकते। आवाज आगे बताती है कि जैसे ही नाव को उसके ओपोनेंट के बारे में बताया जाएगा, गेम शुरू हो जाएगा। यह खेल अगले 30 दिनों तक चलेगा। 30 दिनों के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, वही विजेता बनेगा। गेम खत्म होने पर एक एजेंट आएगा और गेम के खेलने ले दिए गए 100 मिलियन येन वापस ले जाएगा। यानी नाव को यह पैसे एजेंट आने के बाद लौटानी भी होगी। लेकिन खेल का असली नियम इससे भी ज्यादा खतरनाक था। अगर नाव अपने ओपोनेंट से पैसा जीत लेती है, तो वह सारा अतिरिक्त पैसा अपने पास रख सकती है। उदाहरण के लिए, अगर वह ओपोनेंट के पूरे 100 मिलियन येन जीत लेती है, तो वह सारी रकम उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर उसका ओपोनेंट उसके 100 मिलियन येन जीत लेता है, तो नाव पर 100 मिलियन येन का कर्ज चढ़ जाएगा और उसे अपनी जेब से वह रकम चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही नाव का दिमाग घूम जाता है। उसे इस बात की खुशी नहीं होती कि वह करोड़ों रुपए जीत सकती है, बल्कि उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं उस पर 100 मिलियन येन का कर्ज न चढ़ जाए। अब उसे समझ नहीं आता कि वह यह बात किसे बताए। उसकी फैमिली में केवल उसके पिता ही थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कैंसर था और डॉक्टरों के अनुसार उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। नाव बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके पिता अपने जीवन के आखिरी दिन किसी तनाव या चिंता में बिताएं। इसलिए वह इस पूरी बात को उनसे छिपाने का फैसला करती है। इसीलिए वह उन्हें लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद वह एक वकील से सलाह लेने जाती है, लेकिन वह भी उसकी कोई मदद करने से मना कर देता है। उसका कहना था कि नाव का अभी तक कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उसे तो उल्टा पैसे मिले हैं। नाव अब सोचती है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। जो सुन, वकील कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो वह लोग 100 मिलियन जमा कर लेंगे और फिर जब एजेंट तुमसे पैसे वापस मांगने आएगा, तब तुम उन्हें क्या दोगी? शायद यह गेम वाले यही चाहते हैं कि तुम पैसे पुलिस को जमा कर दो और तुम पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाए और गेम वाले पुलिस के पास जाकर अपने पैसे भी ले लेंगे, क्योंकि पैसों के असली मालिक तो वही है। नाव बोलती है कि यह तो स्कैम है। अब मुझे किससे बात करनी चाहिए? वकील कहता है कि धोखाधड़ी के बारे में किसी कॉर्न यानी ठग से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो उसे किसी कॉर्न आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। तभी नाव का टाइम पूरा हो जाता है। वकील से और बात करने के लिए उसे 15,000 देने पड़ेंगे। अब नाव को रात में नींद नहीं आती। वह यही सोचती रहती है कि यह लायर गेम क्या है और उसके लिए नाव को क्यों चुना गया। वह बार बार अपने पैसे चेक कर रही थी कि कहीं वह चोरी तो नहीं हो गए। अगली सुबह नाव को एक और लिफाफा मिलता है
जिसमें लिखा था कि उसका अपोनेंट चुन लिया गया है और उसका नाम है फजीसावा। नाव इस आदमी को जानती है क्योंकि असल में यह आदमी उसका टीचर हुआ करता था और काफी अच्छा इंसान था, तो यह नाव की हेल्प कर सकता है। नाव अब फजीसावा से मिलने जाती है, जो बोलता है कि उसे नहीं लगता कि यह कोई असली गेम है जिसमें कोई भी पैसे जीतता होगा। मान लो कि नाव के पैसे कल को चोरी हो जाते हैं, तो नाव को लगेगा कि यह काम उसके अपोनेंट ने किया है और वह उसके ओपोनेंट के पैसे भी चुरा सकते हैं, और जब गेम ओवर होगा तो दोनों पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। नाव कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा। अब फजीसाबा कहता है कि हमें अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह रख देना चाहिए। वह लोग कभी भी नाव के पैसे चुरा सकते हैं। नाव अब फजीसाबा के साथ अपने घर जाती है और देखती है कि उसके पैसे अब भी वहीं रखे थे। फजीसाबा कहता है कि मैंने अपने पैसे बैंक के लॉकर में रखे हैं, तुम अपने पैसे मुझे दे दो, मैं इन्हें भी बैंक में रख दूंगा। जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। नाव फूजीसावा पर भरोसा करके उसे अपने 100 मिलियन दे देती है। उसे भनक भी नहीं लगती कि फूजीसावा उसे बुद्धू बना गया है। वह अब चैन की नींद सो जाती है। अगले दिन उसे फिर से एक लेटर आता है जिस पे इनकी गेम प्रोग्रेस लिखी हुई थी कि फूजीसावा के पास 100 मिलियन एक्स्ट्रा आ गए हैं और नाव अब 100 मिलियन के कर्जे में है। इस तरह वो गेम हार जाएगी। नाव फूजीसावा को कॉल करती है तो फजीसावा कहता है कि वह उन दोनों के बीच में फूट डालना चाहते हैं। हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तो नाव कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फजीसाबा से माफी मांगने नाव उसके घर भी जाती है। तभी वह फजीसाबा को किसी से बात करते सुनती है। वह कहता है कि मैंने 100 मिलियन जीत लिए हैं। मेरी अपोनेंट मेरी एक स्टूडेंट थी जो इतनी बेवकूफ है कि मैंने उससे 100 मिलियन चुरा लिए और उसे पता भी नहीं चला। वह बहुत बड़ी ईमानदार मूर्ख है। यह सुन नाव को बड़ा झटका लगता है। वह घर आकर रोने लगती है और उसे लायर गेम का मतलब भी समझ आ गया था कि जो झूठ बोलता है वही गेम जीतता है। नाव को अपने 100 मिलियन वापस लेने ही होंगे। तभी उसे वकील की बात याद आती है कि धोखेबाजी में एडवाइस चाहिए तो किसी कॉर्न आर्टिस्ट से मिलो। इंटरनेट से नाव को पता चलता है कि एक जीनियस कॉर्न आर्टिस्ट है जिसका नाम है एलेक्स हे। वह कल ही जेल से रिहा हो रहा है। एक करप्ट कंपनी को स्कैम करने के लिए उसे जेल में डाला गया था। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स भी जेल के बाहर खड़े हुए थे। उन्हें एलेक्स का इंटरव्यू लेना था। तभी एक कैदी बाहर आता है, लेकिन यह एलेक्स नहीं था। पुलिस वाले इन्हें बताते हैं कि एलेक्स रूप बदलने में माहिर है। अभी जो गया वह एलेक्स ही था। यह सुन सारे रिपोर्टर्स उस आदमी के पीछे भागते हैं, जबकि असल में तो यह पुलिस वाला ही एलेक्स था। नाव भी एलेक्स से मिलने के लिए भाग रही थी और वह उससे टकरा भी जाती है, पर उस नहीं पता था कि ये वही एलेक्स है जिसको वो ढूंढ रही है। पर फिर उसका फेस देखकर याद आता है, ये तो एलेक्स है। फिर वो अपनी बात उसे बताने लगती है। वह एलेक्स से कहती है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है और मेरे 100 मिलियन छीन लिए हैं। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पुलिस या किसी वकील के पास जाओ। नाव बोलती है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अब एलेक्स कहता है कि मैं अभी अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आया हूं और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे 100 मिलियन चुराने में मदद करूं और वापस जेल में चला जाऊं। इतना कहकर एलेक्स जाने लगता है, लेकिन नाव उसका पीछा करती रहती है। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए एलेक्स कहता है कि तुम इस दुकान के बाहर खड़ी रहो, मैं अपना सामान लेकर आता हूं और फिर तुम अच्छे से मुझे बात बांधना तुम्हारे साथ आखिरी हुआ क्या है, तब तक तुम इधर ही रुको। नाव अब वहां जाकर खड़ी हो जाती है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन नाव उसी जगह खड़ी रहती है, जो देख एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी दो लड़के नाव को छेड़ने लगते हैं, तो एलेक्स यहां आकर उन्हें भगा देता है। नाव ने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं था, बल्कि वह बैठी तक नहीं थी क्योंकि एलेक्स ने उसे खड़े रहने को बोला था। एलेक्स कहता है कि 1 घंटे बाद ही तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैंने झूठ बोला था। खैर,
तुम एक ईमानदार मूर्ख हो, इसीलिए तुम्हारे साथ यह स्कैम हुआ है। नाउ अब उसे लायर गेम के बारे में सब कुछ बताती है और यह भी कि उसे बस अपने 100 मिलियन वापस चाहिए। एलेक्स कहता है कि चलो तुम्हारे टीचर से पैसे वापस मांग के देखते हैं। ये दोनों फुजीसावा के पास जाते हैं और नाओ बोलती है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। फजीसावा कहता है कि वह पैसे तो बैंक में रखे हैं और छुट्टी वाले दिन उन्हें नहीं निकाल सकते। नाओ अब बताती है कि मैंने टेलीफोन पर आपकी बात सुन ली थी कि आपने मुझे 100 मिलियन का छू चुना लगाया है। एलेक्स बोलता है कि इसके पैसे वापस कर दो वरना हम पुलिस को बता देंगे। फजीसावा कहता है कि इसमें पुलिस कहां से आ गई। गेम के रूल्स में लिखा है कि आप कुछ भी करके सामने वाले से पैसे ले सकते हो। एलेक्स कहता है कि यानी तुम मानते हो कि यह गेम असली है, फिर भी तुमने अपनी स्टूडेंट के 100 मिलियन चुरा लिए। अब फुजीसावा पागलों की तरह हंसने लगता है और बोलता है कि हां, मैंने उसे बुद्धू बनाया। तो क्या गलत किया? यह सब गेम का हिस्सा है। मेरी जगह है कोई और भी यही करता। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्कूल में ट्रिप्स का इंचार्ज मैं हुआ करता था। मैं हर साल एक ही ट्रैवल कंपनी बुक करता था, जिसके बदले में मुझे थोड़ा कमीशन मिलता था। एक साल तो उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की धमकी दी। तो उन लोगों ने मेरी कमीशन वाली बात स्कूल को बता दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी फैमिली भी मुझे छोड़ गई। लोग ऐसा ही करते हैं। आप उन पर भरोसा करो और वह आपको बुद्धू बना देते हैं। इसीलिए मुझे यह गेम जीतना है। नाव बोलती है कि मेरे फादर को कैंसर है। मैं बस चाहती हूं कि इनका आखिरी समय शांति से निकले। अगर मुझ पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। फुजीसावा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बाप जाए भाड़ की भट्टी में, मुझे सिर्फ खुद की फिक्र है। अपने 100 मिलियन तो अब तुम भूल जाओ। नाव और एलेक्स वापस लौटने लगते हैं। एलेक्स बोलता है कि देख के लगता नहीं कि वह आदमी कभी टीचर रहा होगा। पैसा सच में लोगों को बदल देता है। खैर, नाव के पैसे बैंक के लॉकर में बंद है। फजीसावा ने खुद बताया कि वह छुट्टी वाले दिन पैसे नहीं निकाल सकता है। गेम खत्म होने में अभी 23 दिन बाकी हैं, बल्कि आखिरी दिन संडे है। यानी फजीसावा को पैसे फ्राइडे को निकालने पड़ेंगे, डेडलाइन से 2 दिन पहले, और उन 2 दिन में ही इन्हें वह पैसे चुराने होंगे। एलेक्स कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। नाउ यह सुन खुश हो जाती है कि एलेक्स उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। एलेक्स बोलता है कि वैसे तो मुझे किसी क्राइम के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन यह सिर्फ एक गेम है और नाव को उसकी हर एक बात सही से माननी पड़ेगी। वो यह काम फ्री में नहीं करेगा। वह जितना भी पैसा जीतेंगे, मान लो कि अगर फुजीसावा के 100 मिलियन भी उन्होंने चुरा लिए तो 50 मिलियन एलेक्स रखेगा, जिसके लिए नाव मान जाती है। तो हेलो डियर एनिमी लवर्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लायर गेम के एपिसोड 2 की कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा था कि एलेक्स नाव की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद नाव फुजीसावा के घर जाती है और उसे साफ साफ बता देती है कि अब वो भी लायर गेम को पूरी गंभीरता से खेलने वाली है। वो सिर्फ अपने 100 मिलियन वापस नहीं लेगी, बल्कि फुजीसावा के 100 मिलियन भी जीत कर रहेगी। इतना कहकर नाव वहाँ से चली जाती है। नाव समझ चुकी थी कि रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, अब उसे लड़ना था, और उसके साथ था एलेक्स, एक ऐसा जीनियस कॉन आर्टिस्ट जो लोगों के दिमाग से खेलना अच्छी तरह जानता था। नाव एलेक्स से पूछती है कि आखिर उसका प्लान क्या है। एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, फुजीसावा को बता देना कि अब नाव सच में गेम खेलने वाली है, और दूसरा, उस पर 24 घंटे नज़र रखना। बस यही उसका पूरा प्लान था। नाव जाकर फुजीसावा को सब बता देती है और उसके बाद दोनों उस पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब फुजीसावा बाजार से वापस लौट रहा था, तभी वो अपने घर के सामने एलेक्स को खड़ा देखता है। एलेक्स उसे बताता है कि वो नाव की तरफ से गेम खेल रहा है और बहुत जल्द उसके पूरे 200 मिलियन उससे छीन लेगा, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। ये सुनते ही फुजीसावा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो तुरंत अपने घर के अंदर भाग जाता है।
उसी दौरान वो नोटिस करता है कि काफ़ी देर से एक कार उसके घर के बाहर खड़ी है जिसमें नाव बैठी हुई है। घबराकर वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस को आते देख नाव वहाँ से चली जाती है। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वो हंसने लगता है। उसके लिए ये अच्छी खबर थी। इसके बाद एलेक्स फुजीसावा के घर के ठीक सामने वाला मकान किराए पर ले लेता है ताकि उस पर हर समय नज़र रखी जा सके। नाव को अब लगने लगा था कि एलेक्स उतना बुरा इंसान नहीं है जितना वो पहले समझती थी। उसने सारी व्यवस्थाएं इस तरह की थीं कि नाव अपने पिता से अस्पताल में मिलने भी जा सके। नाव पूछती है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। एलेक्स जवाब देता है, पैसों के लिए। जेल से निकले आदमी को आजकल काम कौन देता है? अगर हम 200 मिलियन हासिल कर लेते हैं तो मैं उनमें से 50 मिलियन रखूंगा। 1 महीने के काम के लिए ये छोटी रकम नहीं है। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर जाता है। इस दौरान दोनों एक बात नोटिस करते हैं। पहले फुजीसावा रोज बाहर जाता था, लेकिन अब वो लगभग पूरा समय अपने घर के अंदर ही रहने लगा था। नाव को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ नज़र रखने से आखिर क्या हासिल होगा। तब एलेक्स उसे अपनी असली रणनीति समझाता है। वो कहता है कि किसी भी शिकार को फंसाने से पहले उसे डराना ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे इंसान कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक बार डर जाने के बाद उसे हराना बहुत आसान हो जाता है। यानी वे फुजीसावा की मानसिक स्थिति को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे थे। एलेक्स नाव से कहता है कि खुद को फुजीसावा की जगह रखकर सोचो। तुम्हारा दुश्मन कह चुका है कि वो हर हाल में जीतने वाला है। वो दावा कर रहा है कि उसके पास तुम्हारे 200 मिलियन चुराने का परफेक्ट प्लान है और ऊपर से 24 घंटे तुम्हारी निगरानी भी की जा रही है। ऐसी हालत में कोई भी इंसान तनाव में आ जाएगा। उधर फुजीसावा सच में इसी तनाव में जी रहा था। वो बार बार सोचता रहता कि आखिर एलेक्स उसके पैसे कैसे चुराएगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी एलेक्स एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। वो कहता है कि 200 मिलियन बैंक में नहीं है, वे पैसे फुजीसावा के घर के अंदर ही कहीं छुपे हुए हैं। नाव ये सुनकर हैरान रह जाती है। एलेक्स उसे समझाता है कि अगर पैसे बैंक में होते तो फुजीसावा आराम से कहीं और चला जाता, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब साफ है, उसे डर है कि अगर वो घर से निकला तो उसके छुपाए हुए पैसे चोरी हो जाएंगे, यानी पैसे घर के अंदर ही हैं। इसके बाद एलेक्स और ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद वो एक चाल चलता है। फुजीसावा को अचानक घर में आग लगने जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और धुआं भी फैलने लगता है। घबराकर वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, लेकिन तभी सामने एलेक्स और नाव दिखाई देते हैं। एलेक्स बताता है कि आग की आवाज़ स्पीकर से चलाई गई थी और धुआं भी उन्होंने ही फैलाया था। असल में ये एक टेस्ट था। अगर सचमुच आग लगती तो इंसान सबसे पहले ये देखने दौड़ता कि आग कहाँ लगी है, लेकिन फुजीसावा अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकला। इसका मतलब था कि उसे अपनी जान से ज़्यादा उस कमरे की चिंता थी, यानी सारे पैसे उसी कमरे में छुपे हुए थे। अब फुजीसावा समझ चुका था कि उसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन वो आत्मविश्वास दिखाते हुए उन्हें एक विशाल तिजोरी दिखाता है। वो कहता है कि सारे पैसे इसी सेफ में रखे हैं। ये तिजोरी इतनी मजबूत है कि इसे कोई नहीं खोल सकता और इतनी भारी है कि इसे उठाकर ले जाना भी नामुमकिन है। नाव की सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन एलेक्स बिल्कुल शांत रहता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं आराम से इस तिजोरी को खोल सकता हूँ। ये सुनते ही फुजीसावा फिर से डर जाता है। हालांकि सच ये था कि एलेक्स झूठ बोल रहा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि फुजीसावा उस झूठ को भी सच मान बैठा। अब उसकी हालत और ख़राब हो गई। वो दिन रात तिजोरी के सामने बैठा रहता और सोचता रहता कि आखिर एलेक्स इसे कैसे खोलेगा। कहीं उसे पासवर्ड तो नहीं पता, कहीं वो गैस कटर से इसे काटने वाला तो नहीं, या फिर पूरी तिजोरी उठाकर ले जाने का प्लान है। डर के मारे वो तिजोरी के चारों ओर चेन तक बांध देता है। उधर एलेक्स ये सब देखकर सिर्फ मुस्कुराता रहता है। समय बीतता जाता है और अब गेम खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह जाते हैं। तभी दोनों खिलाड़ियों को एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि ठीक 4 दिन बाद शाम 5 बजे गेम समाप्त हो जाएगा और उसी समय एजेंट पैसे लेने आएगा। अब फुजीसावा को सिर्फ 4 दिन और अपने पैसे सुरक्षित रखने थे, लेकिन एलेक्स अब भी बिल्कुल निश्चिंत दिखाई देता है। वो नाव से कहता है कि बस इंतज़ार करो, समय आने पर तिजोरी अपने आप खुल जाएगी। धीरे धीरे आखिरी दिन भी आ जाता है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था।
नाओ की उम्मीद टूटने लगती है। वो रोते हुए फुजीसावा के पास जाती है और कहती है कि शायद एलेक्स उन्हें धोखा देकर चला गया। फुजीसावा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि उसे पहले से पता था कि वे उसकी तिजोरी नहीं खोल पाएंगे। नाओ उससे अपने 100 मिलियन वापस मांगती है, लेकिन फुजीसावा साफ इनकार कर देता है और उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और घड़ी को देखने लगता है। कुछ ही देर में शाम के ठीक 5 बज जाते हैं, यानी आधिकारिक रूप से गेम खत्म हो चुका था। फुजीसावा जीत चुका था और नाव पर 100 मिलियन का भारी कर्ज चढ़ चुका था। लेकिन तभी फुजीसावा के घर की घंटी बजती है। दरवाजे पर गेम का एजेंट खड़ा था। और यही सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आप लोगों को? क्या नाव सच में हार चुकी है, या फिर एलेक्स के पास अब भी कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो पूरी बाजी पलट देगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।